दुनिया के इस मंच पर क्या भारत सच में एक उभरती हुई महाशक्ति है या फिर ये सिर्फ एक ख्वाब है, एक भ्रम है? आज हम इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को लेकर इतनी अलग-अलग राय आखिर है क्यों। तो आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है, इसका आधार है द हिंदू में छपा एक बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण, जिसे लिखा है पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन ने। हम उनके नजरिए से भारत की आज की स्थिति को समझेंगे, जो कि यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। तो चलिए बात शुरू करते हैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल से। ये सवाल उठाया गया है फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के इस टाइटल से। लेख साफ साफ दावा करता है कि भारत की जो महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा है वो एक भ्रम है, एक डिल्यूजन है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आलोचना है क्या, और फिर हम देखेंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। आज हम इन 5 हिस्सों में अपनी बात करेंगे। सबसे पहले महत्वाकांक्षा की आलोचना को समझेंगे, फिर भारत की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर एक नज़र डालेंगे। इसके बाद विरोधाभासों की कला की बात करेंगे, फिर आएगा मन के नए साम्राज्य का कॉन्सेप्ट, और आखिर में हम विश्व व्यवस्था पर एक नए सिरे से सोचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। वो आलोचना क्या है? आखिर पश्चिम और खास तौर पर अमेरिका भारत की इस बढ़ती भूमिका को किस चश्मे से देख रहा है? अच्छा, तो इस तर्क का सार ये है, भारत के जो महाशक्ति बनने के दावे हैं वो खोखले हैं। ये अमेरिका और चीन की जो रेस चल रही है उसमें कहीं नहीं टिकता, और तो और अपनी सुरक्षा के लिए, खासकर चीन से निपटने के लिए उसे अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। ये एक बहुत ही सीधी और कड़ी आलोचना है। अब इस आलोचना का जवाब ढूंढने के लिए हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखिए, भारत का रास्ता हमेशा से बाकी दुनिया से थोड़ा अलग रहा है, और आज की उसकी रणनीति की चाबी भी हमें वही मिलेगी। देखिए, आज़ादी के बाद भारत का जो मूल मंत्र था ना, वो था बटर बिफोर गन्स। मतलब साफ था, बंदूकों से पहले रोटी। सैन्य शक्ति से कहीं ज्यादा जरूरी थी देश की आर्थिक स्थिरता। पहली प्राथमिकता थी कि लोगों का पेट भरे, देश का अंदरूनी विकास हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो थी हरित क्रांति। सोचिए, एक देश जो अकाल से जूझ रहा था, वो फूड ग्रेन एक्सपोर्टर बन गया। और इसी सोच से निकली थी गुटनिरपेक्षता की नीति। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी। जब पूरी दुनिया 2 खेमों में बट रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ, तब भारत ने बड़ी हिम्मत से एक तीसरा रास्ता चुना, और इसी चीज ने उसे दुनिया में एक नैतिक आवाज दी, एक बैलेंसिंग पावर की पहचान दी। ये सफर कई अहम पड़ावों से गुजरा, चाहे वो कोरियाई युद्ध में शांतिदूत की भूमिका निभाना हो, या फिर 1974 का वो ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण जिसका कोड नेम था बुद्ध मुस्कुराए। हर एक कदम पर भारत ने दुनिया को ये संदेश साफ साफ दिया कि वो अपने फैसले खुद लेगा, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। चलिए अब आते हैं भारत की कूटनीति के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे कम समझे जाने वाले पहलू पर। इसे हम कह सकते हैं विरोधाभासों को साधने की कला। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे पश्चिम अक्सर भारत की कमजोरी या एक विरोधाभास समझता है। असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसी काबिलियत है जिसकी जड़ें भारत के हजारों साल पुराने सभ्यतागत इतिहास में हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो आज की दुनिया में साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है क्वाड, जहां भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है, और फिर बिल्कुल दूसरी तरफ भारत शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का भी मेंबर है, जहां मेन प्लेयर्स कौन है? चीन और रूस। अब सोचिए, एक ही समय में 2 ऐसे ग्रुप्स में एक्टिव रहना जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। बस इसी को कहते हैं विरोधाभासों को साधने की कला। अब पारंपरिक राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस मैदान की बात करते हैं जहां असली शक्ति का भविष्य लिखा जा रहा है, और वो मैदान है टेक्नोलॉजी का। मन के साम्राज्य, ये शब्द अपने आप में कितने शक्तिशाली हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज असली ताकत तोपों या तिजोरियों से नहीं, बल्कि ज्ञान से, डेटा से और इनोवेशन से आती है। तो इस नए दौर का हथियार क्या है? वो है डेटा। इसी डेटा के दम पर आज डिजिटल साम्राज्य खड़े हो रहे हैं, नई डिजिटल कॉलोनियां बन रही हैं। और यही वो मैदान है जहां भारत अपनी काबिलियत को लगातार बढ़ा रहा है और भविष्य के लिए अपना सबसे बड़ा दांव लगा रहा है। इसका सबूत तो दुनिया के सामने है।
आज ग्लोबल टेक्नोलॉजी के दिल यानी सिलिकॉन वैली को चलाने वाले शेरपा कौन है? उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय और एशियाई मूल का है। ये भारत की सबसे बड़ी पूंजी, उसकी ह्यूमन कैपिटल की ताकत को दिखाता है। तो इन सभी तर्कों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो हम अपने अंतिम विश्लेषण पर पहुंचते हैं। शायद अब वो वक्त आ गया है कि हम शक्ति को पुराने चश्मे से देखना बंद कर दें। तो इस पूरी चर्चा से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी की भी बढ़त हमेशा के लिए नहीं होती, ये बदलती रहती है। दूसरी, भारत का दांव मिलिट्री पर नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर है। और सबसे ज़रूरी तीसरी बात कि भारत को सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि उसकी सभ्यतागत ताकतों के नज़रिए से समझना होगा। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए बचता है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। जब शक्ति के नियम ही बदल रहे हैं, जब ताकत को ही एक नए तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, तो क्या नेतृत्व की परिभाषा वही पुरानी रहेगी? इस नई दुनिया का असली लीडर आखिर कौन होगा? हमारा अगला विषय है भारत की अर्थव्यवस्था में आया एक बहुत बड़ा बदलाव। हम इसे गहराई से समझेंगे, खास तौर पर सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से, कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसका असर क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए बस 1 साल पीछे चलते हैं। पिछले साल की बात करें तो अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर में थी, ग्रोथ कम थी और महंगाई आसमान छू रही थी। और अब इस साल को देखिए, तस्वीर बिल्कुल पलट चुकी है। अब हमारे पास हाई ग्रोथ है और महंगाई काबू में है। तो ये जो बड़ा बदलाव है, ये जो इकोनॉमिक रिवर्सल हुआ है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले इन आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की, यानी रिटेल इन्फ्लेशन की। अगस्त का आंकड़ा आया है 2.1%। अब इसमें एक दिलचस्प बात है, पिछले 9 महीनों से महंगाई लगातार घट रही थी और ये पहली बार है जब इसमें हल्की सी बढ़त हुई है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 2.1% का लेवल मैक्रो इकोनॉमिक नजरिए से कोई खतरा पहला नहीं करता। अब ये 2.1% का आंकड़ा इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये आरबीआई के कंफर्ट बैंड के बिल्कुल अंदर है। देखिए, आरबीआई का एक टारगेट होता है कि महंगाई को 2% से 6% के बीच रखा जाए। ये एक तरह से इकोनॉमी के लिए सेफ जोन है और हम इस सेफ जोन के निचले हिस्से में हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि महंगाई कम है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कीमतों को नीचे खींच रहे हैं? कई फैक्टर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है खाने पीने की चीज़ों की कीमतों का कम होना। चाहे शहरों की बात करें या गांव की, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आई है। और सिर्फ यही नहीं, कपड़े, घर, ईंधन जैसी दूसरी ज़रूरी चीज़ों की महंगाई भी काबू में है। इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सिर्फ सब्जियों के कीमतों को ही ले लीजिए। साल दर साल, मतलब पिछले साल इसी महीने के मुकाबले सब्जियों के दाम लगभग 16%, जी हां 16% तक गिरे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गिरावट है और ये दिखाता है कि क्यों फूड इन्फ्लेशन इतनी कम है। और ये कहानी सिर्फ सब्जियों तक ही सीमित नहीं है। दालों को देखिए, वहां भी करीब 14.5% की भारी गिरावट है। मतलब आम आदमी के किचन की जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो असल में सस्ती हुई हैं। लेकिन देखिए, कम महंगाई ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। असली और पूरी तस्वीर तब सामने आती है जब हम इसे देश के विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ के साथ रखकर देखते हैं। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, जो अंतर है, वो इकोनॉमी की सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। इकोनॉमिस्ट इसे ग्रोथ इन्फ्लेशन डिफरेंशियल कहते हैं। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आप बस जीडीपी ग्रोथ रेट में से महंगाई दर को माइनस कर दीजिए, जो नंबर आता है वही है ये अंतर। और नियम ये है कि ये अंतर जितना ज्यादा पॉजिटिव हो, इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा है। इसका मतलब होता है कि हमारी ग्रोथ महंगाई की रफ्तार से कहीं आगे निकल गई है। और यहीं पर असली कहानी छिपी है। पिछले साल ये जो अंतर था वो सिर्फ 2.1 परसेंटेज पॉइंट्स था और इस साल ये बढ़कर 5.5 परसेंटेज पॉइंट हो गया है। मतलब दोगुने से भी ज्यादा का जबरदस्त उछाल। यही वो आंकड़ा है जो दिखाता है कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी कितनी मजबूत है। ठीक है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफरेंशियल, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब इन मैक्रो आंकड़ों को जरा माइक्रो लेवल पर, यानी घर के बजट के हिसाब से समझते हैं। देखिए, इसका असर एक चेन रिएक्शन जैसा होता है। सबसे पहले खाना और फ्यूल सस्ता होता है।
इसका सीधा मतलब है कि ज़रूरी चीज़ें अब ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। इससे घर का बजट ठीक होता है, परिवारों के हाथ में थोड़ा ज़्यादा पैसा बचता है, और जब ये होता है तो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। और इस पूरी तस्वीर में अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसी सरकारी योजनाओं को भी जोड़ दें तो ये पक्का हो जाता है कि देश में खाद्य सुरक्षा भी मजबूत हो। तो ये तो हुई बात कि अभी क्या चल रहा है, पर इकोनॉमी में सबसे ज़रूरी सवाल होता है आगे क्या, भविष्य कैसा दिख रहा है। अब हम बात करेंगे उन पॉलिसी डिसीजंस और बाहरी फैक्टर्स की जो आने वाले महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था का रास्ता तय करेंगे। और जब भी भविष्य की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है वो है ब्याज दरों का, मतलब इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब रेट कट का सही समय आ गया है। और देखिए, ये फैसला आरबीआई के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, एक तरह की दुविधा है। एक तरफ देश के अंदर के हालात देखिए, ग्रोथ अच्छी है, महंगाई कम है, तो ये सब तो रेट कट की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाहरी दुनिया में भी देखना होगा, ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है, भारत अमेरिका के बीच पॉलिसी को लेकर क्या होता है। ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहते हैं कि रुको, थोड़ा इंतजार करो, सावधानी बरतो। तो इन सब बातों को देखते हुए ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आरबीआई शायद अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि दिसंबर तक इंतजार किया जाए और फिर रेट कट पर कोई फैसला लिया जाए। तब तक शायद ग्लोबल सिचुएशन भी थोड़ी और साफ हो जाएगी। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत और स्थिर दिख रही है, तो भारत इस सुनहरे मौके का फायदा ग्लोबल स्टेज पर कैसे उठा सकता है, अपनी स्थिति को दुनिया में और मजबूत कैसे कर सकता है। यकीनन आने वाले समय में हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। आज का हमारा विषय है भारत का 2025 का ऑनलाइन गेमिंग बिल। ये एक ऐसा नीतिगत फैसला था जिसके असर काफी दूर तक गए, आर्थिक, सामाजिक और हाँ, संवैधानिक भी। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो हुआ ये कि 2025 में एक कानून आया जिसका मकसद था भारत की जो बिलियंस डॉलर की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री थी उसे पूरी तरह से बंद कर देना। इस विश्लेषण में हम इसी अचानक आए बिल की परतें खोलेंगे, वो बिल जिसने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को रातों रात गैरकानूनी बना दिया। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कड़े कदम के पीछे तर्क क्या थे और इसके खिलाफ क्या दलीलें दी गई। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। आखिर उस समय हालात थे क्या। इस बैन से ठीक पहले की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री आप कह सकते हैं भारत के सबसे चमकते हुए डिजिटल सेक्टर्स में से एक थी। ये इंडस्ट्री डिजिटल इंडिया के सपने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन रही थी। दुनिया भर से इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई आ रहा था। ये सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं था। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी, पेमेंट्स, डिजिटल कंटेंट, इन सब का एक संगम था। एक तरह से ये डिजिटल दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का सबूत था। लेकिन फिर अचानक ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को बहुत ही तेजी से, मतलब जल्दबाजी में पास कर दिया गया। ना कोई बड़ी बहस, ना इंडस्ट्री से सलाह मशवरा, ना राज्यों से पूछा गया। सोर्स मटेरियल तो इसे एक स्टेल्थ ऑपरेशन की तरफ बताता है, एक ऐसा कदम जिसने सबको, इंडस्ट्री से लेकर राज्यों तक, एकदम हैरान कर दिया। तो सवाल उठता है कि इतनी जल्दी क्यों। चलिए अब इस अचानक लगे बैन के पीछे जो सरकार का ऑफिशियल तर्क था उस पर नजर डालते हैं। देखिए, सरकार का जो मेन तर्क था वो ये था कि इन गेम्स की वजह से समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कहा गया कि लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं और इसकी लत किसी ड्रग एडिक्शन से कम नहीं है। इसे एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की तरह पेश किया गया और कहा गया कि इस पर फौरन एक्शन लेना जरूरी है। और यहीं पर एक बड़ा पॉलिसी सवाल खड़ा होता है कि क्या इन समस्याओं से निपटने के लिए एक पूरा का पूरा बैन लगा देना ही सही इलाज था, या फिर क्या इससे बेहतर रास्ते भी हो सकते थे। तो ठीक है, बैन तो लग गया, लेकिन इसका पहला और सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा। चलिए सबसे पहले इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट यानी आर्थिक प्रभाव को समझते हैं। ये आंकड़ा देखिए, एक अनुमान ये था कि 2025 तक ये सेक्टर करीब 1.5 लाख हाई स्किल्ड टेक जॉब्स पैदा करने वाला था। और ये सिर्फ कोई भी जॉब्स नहीं थीं, ये डेवलपमेंट, एनालिटिक्स जैसी फील्ड्स में थीं। ये वो स्किल्स हैं जो भारत की डिजिटल इकोनॉमी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं। इसका असर सिर्फ नौकरियों पर नहीं था, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा था उस पे ब्रेक लग गया। हजारों स्किल्ड टेक जॉब्स का गला घोंट दिया गया। इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए दरवाजे बंद हो गए। सीधी सी बात है, ये डिजिटल इंडिया के लक्ष्य से एकदम उल्टा कदम था।
इसने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही नेगेटिव सिग्नल भेजा कि भारत में पॉलिसी को लेकर कितनी अनिश्चितता है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, जिसे प्रतिबंध का विरोधाभास या प्रोहिबिशन पैराडॉक्स भी कहते हैं। मतलब कैसे ये बैन अनजाने में उन्हीं समस्याओं को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है जिन्हें ये ठीक करने निकला था। सोर्स मटेरियल ये बताता है कि जो लीगल प्लेटफॉर्म्स थे वो पहले से ही रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के लिए कदम उठा रहे थे, जैसे कि एज वेरिफिकेशन करना, डिपॉजिट लिमिट सेट करना, केवाईसी चेक करना। तो ये बैन इन सेफ्टी मेजर्स को और मजबूत करने की जगह उन्हें एक झटके में खत्म ही कर देता है। और यही इस पूरे तर्क का निचोड़ है। देखिए, बैन लगाने से जो असल खिलाड़ी हैं वो शायद रुकेंगे नहीं। वो क्या करेंगे? वो गैर कानूनी ऑफशोर ऐप्स की तरफ चले जाएंगे, एक ऐसे अंडरग्राउंड मार्केट में जहां कोई नियम नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। नतीजा क्या होगा? सरकार को टैक्स रेवेन्यू का भी नुकसान होगा और प्लेयर्स की सेफ्टी पर जो थोड़ा बहुत कंट्रोल था वो भी चला जाएगा। मामला सिर्फ आर्थिक और सामाजिक नहीं है। इस बिल के सामने कुछ बहुत ही गंभीर कानूनी और संवैधानिक सवाल भी आकर खड़े हो गए। इसमें सबसे बड़ी चुनौती आती है संविधान के आर्टिकल 19(1)(g से। ये आर्टिकल हर भारतीय नागरिक को कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस करने का फंडामेंटल राइट देता है। तो आलोचकों का कहना है कि ये बैन तो सीधे सीधे इस मौलिक अधिकार पर एक हमला है। एक और कानूनी पेच है गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का। ये बहुत ही जरूरी कानूनी फर्क है। अदालतों ने हमेशा कहा है कि जो गेम ऑफ स्किल हैं वो एक जायज बिजनेस है, जबकि गेम ऑफ चांस यानी किस्मत के खेल वो जुए की कैटेगरी में आते हैं और उन पर राज्यों का कंट्रोल होता है। तो ये बिल इस बहुत ही बारीक लाइन को भी चुनौती देता है। तो ठीक है, अगर पूरा बैन लगाना सही रास्ता नहीं है तो फिर विकल्प क्या है? सोर्स मटेरियल में किस वैकल्पिक रास्ते का सुझाव दिया गया है? चलिए देखते हैं। सुझाव दिया गया है एक बीच के रास्ते का, रेगुलेशन का। मतलब एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। इसमें क्या क्या हो? ऑपरेटर्स के लिए एक क्लियर लाइसेंसिंग सिस्टम हो, केवाईसी, एज वेरिफिकेशन और प्लेयर सेफ्टी के लिए कड़े नियम हो, और एक ऐसा टैक्स सिस्टम हो जो फेयर भी हो और जिसके बारे में पहले से पता हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते नहीं हैं, या तो पूरा बैन लगा दो या फिर सब कुछ खुला छोड़ दो। रेगुलेशन एक तीसरा और ज्यादा संतुलित रास्ता दिखाता है। और आखिर में यह पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी कोई नया डिजिटल फ्रंटियर सामने आता है तो उससे निपटने का सही तरीका क्या है? क्या उस पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए, या फिर एक सोचा समझा रेगुलेशन बनाकर उसे सही दिशा देनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की पॉलिसी तय करेगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले विषय की। ये सुंदरबन की एक बहुत ही दिलचस्प सक्सेस स्टोरी है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्यजीव संरक्षण को लेकर भारत के बदलते नजरिए को दिखाती है। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम सुंदरबन की इस कामयाबी की कहानी जानेंगे, फिर ये समझेंगे कि मगरमच्छ जैसे जीव इकोसिस्टम के लिए इतने जरूरी क्यों होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कंजर्वेशन को लेकर सोच कैसे बदल रही है और इस नई सोच के क्या मायने हैं, और आखिर में भविष्य की चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस शानदार खबर से जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व से आ रही है। ये कंजर्वेशन की दुनिया में वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। खारे पानी के मगरमच्छों की जो हालिया जनगणना हुई है ना, वो एक जबरदस्त कामयाबी की तरफ इशारा कर रही है। ना सिर्फ उनकी कुल संख्या बढ़ी है, बल्कि उनकी आबादी में हर उम्र के मगरमच्छ शामिल हैं, और ये एक बहुत ही हेल्दी इकोसिस्टम की निशानी होती है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये एक जानवर अपने पूरे इकोसिस्टम के लिए इतना खास क्यों है। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक शिकारी की आबादी का ठीक होना पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए इतना जरूरी क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मगरमच्छ एक एपेक्स प्रेडेटर है, यानी शीर्ष शिकारी। आसान भाषा में कहें तो ये फूड चेन में सबसे ऊपर आता है और इसका कोई दूसरा प्राकृतिक शिकारी नहीं होता। इनकी सेहत किसी भी इकोसिस्टम के स्थिर होने का एक सीधा सीधा इंडिकेटर होती है। असल में मगरमच्छ सुंदरबन के मैंग्रोव इकोसिस्टम में कई बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। ये दूसरे जानवरों की आबादी को कंट्रोल में रखते हैं, पानी को साफ रखने में मदद करते हैं, और इनकी मौजूदगी का मतलब है कि फूड चेन ठीक से काम कर रही है। कुल मिलाकर ये पूरे मैंग्रोव नेटवर्क को मजबूत और स्थिर बनाए रखते हैं। और जानते हैं, यही कामयाबी हमें एक ज्यादा बड़ी और दिलचस्प बात की तरफ ले जाती है
कि भारत में अब जानवरों को बचाने का तरीका बदल रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, भारत में कंजर्वेशन का ज्यादातर फोकस करिश्माई मेगाफोना पर रहता था। मतलब बाघ और हाथी जैसे आकर्षक और बड़े जानवर, ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके और उन्हें संरक्षण के लिए साथ लाया जा सके। और यहीं पर वो बड़ा फर्क साफ दिखता है। पुराना मॉडल बाघ और हाथी जैसे पॉपुलर जानवरों पर टिका था, लेकिन अब एक नया मॉडल उभर रहा है जिसका सबसे अच्छा उदाहरण ये मगरमच्छ हैं। इन्हें बचाने का आधार इनकी पॉपुलैरिटी नहीं, बल्कि मजबूत कानून, सही नीतियां और जमीनी स्तर पर किया गया काम है। तो फिर सवाल ये है कि वो कौन सी नीतियां थीं, वो कौन से कदम थे जिन्होंने इसे मुमकिन कर दिखाया। चलिए समझते हैं। इस कामयाबी के पीछे दो मजबूत पिलर्स थे। पहला, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसने एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया, और दूसरा, भागवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जैसे खास इंटरवेंशन, जहां इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराकर इन्हें वापस जंगल में छोड़ा गया। तो जो सबसे जरूरी बात है, जो क्रूशियल पॉइंट है, वो ये है, मगरमच्छों की आबादी इसलिए नहीं बढ़ी कि लोग उन्हें अचानक बहुत पसंद करने लगे, बल्कि इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकारी एजेंसियों ने कानून और पॉलिसी के जरिए उनकी सुरक्षा में इन्वेस्ट किया। लेकिन क्या इतनी कामयाबी ही काफी है? चलिए अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि आगे क्या चुनौतियां खड़ी हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये सक्सेस स्टोरी आने वाले नए खतरों से वन्यजीवों को बचाने के लिए काफी है? देखिए, हमारे मौजूदा कानून में अभी भी कुछ खामियां हैं। ये क्लाइमेट चेंज, बढ़ता खारापन या हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, मतलब जानवरों के रहने की जगहों का टूटना, इन जैसे नए खतरों को पहले से भांप नहीं पाता। अभी तक हमारा अप्रोच ज्यादातर रिएक्टिव रहा है, प्रोएक्टिव नहीं। इसके लिए हमें रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनना होगा। मतलब आग लगने पर कुआं खोदने की बजाय पहले से तैयारी रखनी होगी। जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए सुरक्षित ठिकाने ढूंढना, बढ़ते खारेपन से निपटने के लिए असिस्टेड ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाना और टूटते हुए घरों को जोड़ने के लिए रिकवरी प्लान तैयार करना। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि हमें अब एक कदम आगे बढ़ना होगा। सिर्फ जानवरों को बचाने से काम नहीं चलेगा, हमें उनके घरों को, उनके हैबिटेट्स को आने वाले बदलावों के खिलाफ मजबूत बनाना होगा। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, संरक्षण की एक ज्यादा समृद्ध और समावेशी सोच न सिर्फ मुमकिन है बल्कि आज के समय की जरूरत भी है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपना नजरिया और बड़ा करना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।